हेलो एवरीवन। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। तो अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि वो जो स्टूडियो की जो लाइट्स थी और साथ ही साथ स्टूडियो जहाँ पे सेट किया हुआ था वहाँ पर लेखक कहता है कि मैं मानता हूँ, सपोज का मतलब होता है मानना, कि मेरा मानना है कि ये जो लाइट्स और जो स्टूडियो का जो सेट होता था इन्हें आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ जो होते थे, जो मूवी में जिनको हिस्सा लेना था, जिनको पात्र बनना था, उनको यहाँ पे भद्दा दिखाया जाना था। उन्हें इस तरीके से एक भड़काऊ दिखाना था, भद्दा दिखाना था। इन ऑर्डर टू, के लिए। क्यों भद्दा दिखाना था? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू, के लिए उन्हें क्यों भद्दा दिखाया जाना था? इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, ताकि वो अच्छा दिख सके। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है सुंदर दिखना, ताकि वो सुंदर दिख सके इन द मूवी। भद्दा अगर हम बनाएंगे उन्हें, जब लेप किया जाएगा, जब उनका मेकअप किया जाएगा, तो उन्हें भद्दा बनाया जाता था ताकि वो मूवी में अच्छे दिख सकें, ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल दिख सकें। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। अब ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, इसमें एक हायरार्की का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता था। बच्चों, हायरार्की क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 आदमी हैं, इन 4 आदमियों पे निगरानी रखने के लिए ऊपर 2 आदमी होते थे, इन 2 के ऊपर निगरानी रखने के लिए 1 आदमी होता था। तो ऐसे पदानुक्रम होता था। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, एक पद का क्रम होता था, है ना, पदानुक्रम। तो एक पदानुक्रम होता था, पद क्रम होता था, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऐसे, है ना, एक हायरार्की बनती थी। तो ऐसे 4 आदमी, इसके ऊपर 2 आदमी, इसके ऊपर 1 आदमी, ऐसे कंट्रोल रखा जाता था। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। और ये हायर अथॉरिटी का अधिकारी होता था। उसके बाद इसके अंडर में काम करने वाला ये थोड़ा, इनके पास थोड़ा कम पावर होता था। और फिर नीचे काम करने वाले ये होते थे, ये और नीचे होते थे, ऐसे होता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। अब यहाँ पे अगली बनाने का काम, जो भद्दा बनाने का जो उनका काम होता था, वो अलग अलग काम होता था। निर्धारित कर दिया था कि भाई जो मेन एक्टर्स होगा, जो चीफ एक्टर होगा, चीफ एक्टर माने मुख्य जो एक्टर होगा, जो हीरो होगा, जो पात्र होगा, है ना, मुख्य पात्र जो होगा, मुख्य जो एक्टर होगा और मुख्य जो एक्ट्रेस होगी, उसको भद्दा बनाने का काम कौन करेगा? जो मुख्य आदमी होता था, चीफ मेकअप मैन होता था, जो सबसे हायर पदानुक्रम में जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता था, वो इनको करेगा। उसके नीचे के जो सहायक कलाकार होते थे, उनको नीचे वाला आदमी उनका मेकअप करेगा। और सबसे नीचे के जो बाकी जो पात्र होते थे, उनको नीचे वाले लोग मेकअप करेंगे। मतलब ऐसा था कि बड़े आदमी का मेकअप बड़ा आदमी करेगा, छोटे आदमी का मेकअप छोटा आदमी करेगा, उससे नीचे का मेकअप उससे नीचे वाले आदमी करेंगे। तो इस तरीके से उनका काम निर्धारित था। एंड हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो। अब जो सेकेंड हीरो था, उसका मेकअप कौन करेगा? उसका ये जो मुख्य जो मेकअप मैन था, है ना, चीफ जो मेकअप मैन था, इसका जो असिस्टेंट होता था, इसका जो सहायक होता था, वो सेकेंड हीरो को तैयार करता था, और सेकेंड हीरो और हीरोइन को। एंड जूनियर असिस्टेंट जो होता था, इस चीफ मेकअप मैन का जो जूनियर असिस्टेंट था, जूनियर सहायक जो होता था, वो क्या करता था? वो जो कॉमेडियन होते थे और इसके अलावा बाकी जो लोग होते थे, उन सबका मेकअप करने का काम करते थे। तो इस तरीके से एक पदानुक्रम का विशेष ध्यान जो है वो रखा जाता था। किसमें? मेकअप डिपार्टमेंट में, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्लेयर्स। अब यहाँ पे प्लेयर्स का मतलब तो वैसे तो खिलाड़ी होता है, पर यहाँ पर प्लेयर्स वो लोग होते थे जिनको अपनी अपनी भूमिका प्ले करनी होती थी, जिनको फिल्म में अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता था। तो वो जो जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, जितने पात्र होते थे, हु प्लेड द क्राउड, जिनको भीड़ का हिस्सा बनना था। बच्चों, भीड़, जिनको भीड़ का, क्योंकि फिल्म में भीड़ भी तो होती है, देखने वाले लोग भी होते हैं। मतलब आपने कई बार देखा होगा, जैसे हीरो हीरोइन को एक्शन कर रहे हैं, वहां पे खूब सारी भीड़ भी होती है। वो तो जो भीड़ जिनको बनना होता था ना, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। तो ये भीड़ का हिस्सा कौन कौन बनेगा, ये जिम्मेदारी किसके पास होती थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी होना, है ना, जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी होती थी बच्चों, एक जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का एक पद था वहां पे, तो ये काम होता था उस ऑफिस बॉय के पास में। इवन द
मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। तो ये कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था। नेक्स्ट, ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग। अब जिस दिन भीड़ की शूटिंग की जानी होती थी, क्राउड शूटिंग का मतलब होता है भीड़ की शूटिंग करना, तो जिस दिन भीड़ की शूटिंग होनी थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हीज पेंट इन अ जाइंट वेसल। एक विशाल, जाइंट का मतलब होता है बच्चों विशाल, और वेसल का मतलब होता है बर्तन, वेसल का मतलब होता है बर्तन। एक बहुत बड़ा विशाल बर्तन होता था, खूब बड़ा बर्तन होता था, और उस बर्तन में फिर पेंट को मिक्स किया जाता था। जो कलर होता था ना, खूब सारा कलर मिक्स किया जाता था। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग थे ना, पूरी भीड़ थी, उन भीड़ को रंगना पड़ता था, पूरी भीड़ को पूरा का पूरा उन पर कलर किया जाना होता था। और ये जो कलर किया जाना था, तो इसके लिए बहुत बड़े एक भगोले में, इतना सारा विशाल भगोले में कलर जो होता था उसको मिक्स करना पड़ता था। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और फिर जो क्राउड प्लेयर्स होते थे, जो भीड़ का हिस्सा बनने वाले सभी जो लोग होते थे, उन पर स्लैप किया जाता। स्लैप का मतलब होता है उन्हें रंगना, उन्हें लेपना, उसके ऊपर लेपा जाता था, और पूरी तरह से उन्हें रंग दिया जाता था, पूरी तरह से उन्हें लेप दिया जाता था। स्लैपिंग का मतलब होता है लेपन करना, लेपन करना, ठीक है। तो उन पर लेपा जाता था। क्राउड प्लेयर्स जो भीड़ का हिस्सा होते थे, उनको लेपा जाता था। नेक्स्ट है, the idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup। अब क्या होता था कि जो मेकअप होता था ना, उस पूरी भीड़ के जितने भी मेंबर्स होते थे उन सबका, तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाता था। विचार ये होता था कि क्लोज एवरी पोर, प्रत्येक बिंदु जो है ना, चेहरे का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक एक उसको, उसके पोर पोर को जो है रंग दिया जाता था। सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे, विशेष करके चेहरा तो पूरी तरह से रंग दिया जाता था। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, ये जो ऑफिस बॉय था ना, ये वास्तव में कोई बॉय नहीं था, मतलब कोई लड़का नहीं था। ही वॉज, यहाँ पे देखो लिखा है कि ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। ये अपने शुरुआती 40 के दशक में हुआ करता था। 40वें दशक में होता था, प्रारंभिक 40वां दशक। 40वां दशक मतलब 40 की उम्र के आसपास होता था। तो प्रारंभिक अर्ली 40s का मतलब होता है 40 से 45, है ना। अर्ली 40s मतलब 40 से 45, और आफ्टर 40s का मतलब होता है 45 से लेकर के 50, ठीक है, ऐसे। तो अर्ली 40s हुआ करता था, 40 से 45 उम्र का एक आदमी हुआ करता था, वो कोई बच्चा नहीं होता था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो, जो वर्षों पहले स्टूडियो में प्रवेश किया था जिसने, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर। इस आशा में स्टूडियो में आया था, एक विश्वास लेकर के कि समय आने पर वो जो है वो एक्टर बनेगा, स्टार एक्टर बनेगा। कैसा बनेगा कि एक दिन वो खुद एक्टर बनेगा, और टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर एक स्क्रीन राइटर बनेगा। स्क्रीन राइटर मतलब पटकथा लेखक, जो लिखने का काम करता है, और डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। या तो वो क्या बनेगा, वो इस आशा में, यहाँ से देखो प्रश्न बन सकता है बच्चों की, जो ऑफिस बॉय था वो क्या आशा लेकर के स्टूडियो में एंटर हुआ था। तो उसे आशा थी कि या तो वो स्टार एक्टर बनेगा, या फिर वो टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर वो डायरेक्टर बनेगा, या फिर वो लिरिक्स राइटर बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, और वो एक थोड़ा कवि भी था। नेक्स्ट, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दोज डेज, अगर हम उन दिनों की बात करें, आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, मैं एक क्यूबिकल में काम करता था। मतलब एक कमरा होता था, जो कमरे के अंदर कमरा है ना, एक बड़ा सा कमरा होता था, उस बड़े से कमरे में उस कमरे के अंदर ही एक छोटा कमरा अलग से बना दिया जाता था। मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कोठरी टाइप होता था, तो वहां पे मैं काम करता था। क्यूबिकल मतलब कोठरी, है ना, कोठरी, कमरे के अंदर कमरा होता था, मैं उस कमरे में काम करता था। 2 whole sides of which were French windows, उसकी पूरी की पूरी जो 2 साइड्स होती थी, मतलब कमरे के भीतर के कमरे की जो 2 साइड्स होती थी, वो एक प्रकार से फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी। अब बच्चों, फ्रेंच विंडो का मतलब ये होता है कि जिनके दरवाजे जो है वो क्या तो गैलरी में खुलेंगे या फिर लॉन की तरफ खुलेंगे, है ना, उसे फ्रेंच विंडो कहते हैं। जिसके दरवाजे बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं, या तो गैलरी में खुलेंगे और उस साइड गैलरी होगी, या फिर उधर लॉन होगा।
तो पर ये क्या कह रहा है कि आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मुझे पता नहीं था उस समय कि इन्हें फ्रेंच विंडो कहते हैं। लेखक कह रहा मुझे उस समय नहीं पता था। सेइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing off newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing। अब मैं मेरे डेस्क पे बैठ करके काम करता था। हमने शुरू में देखो आप याद करिएगा, पर जब लेसन शुरू किया था तो उसने ये कहा था कि इसका काम क्या होता था, जो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स होती थी उन्हें काटता था, न्यूज़पेपर की वो जो क्लिपिंग्स को काटता था उन्हें फाइल करता था, स्टोर करता था। तो ये कह रहा मैं जब न्यूज़पेपर की उस कटिंग को पूरे दिन काटता रहता था, दिन भर में अपने काम में लगा रहता था, ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं फालतू बैठा हूं, मैं टाइम खराब कर रहा हूं। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, लाइकवाइज मतलब ऐसा ही, तो शायद जो बॉस था ना वो भी ऐसा ही सोचता था कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं खाली न्यूज़पेपर की कटिंग कर रहा हूं ना, ये कोई विशेष काम नहीं था, ऐसा जो है वो उनका सोचना होता था। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए क्या करा है कि इसीलिए एनीवन जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ये महसूस करता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा था उनके नज़रिए में, हालांकि मैं काम कर रहा था लेखक कह रहा है, लेकिन उनका ये सोचना था कि मैं कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ काम दे देना चाहिए। वुड बाज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, तो वो व्यक्ति ऐसा सोच करके कि भाई ये आदमी बैठा है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, चलो इसको कुछ अपन काम देते हैं, वो मेरे क्यूबिकल में आते थे, वो मेरे क्या करते थे, मेरे उस क्यूबिकल में मेरी उस कोठरी में आते थे जहां बैठ के मैं काम करता था, और फिर मुझे क्या करते थे, डिलीवर का मतलब होता है देना, तो डिलीवर करना, तो मुझे देते थे क्या, एक्सटेंडेड लेक्चर, लंबे लंबे भाषण देते थे, अरे तू ये करता नहीं, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, ऐसे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट, फिट ओनली फॉर बाबर्स एंड परवर्ट्स। अब क्या होता था कि ये जो ऑफिस बॉय जो था ना, ये ऑफिस बॉय भी ऐसा ही सोचता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो क्या करा कि द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, इसलिए इस बॉय ने क्या किया, इस बॉय ने निश्चय किया, डिसाइड किया कि आई शुड बी एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है बच्चों वैसे तो प्रकाशित करना, पर यहां पर इसका मतलब है ज्ञान देना, है ना, यहां पर अर्थ होता है ज्ञान देना, कि भाई ये आदमी यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए इसको समझाया जाए, इसको ज्ञान दिया जाए। हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि किस तरीके से एक प्रतिभा जो है वो व्यर्थ जा रही है, मतलब मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मान करके वो मुझे सलाह देना चाहता था कि भाई तो इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, तेरी प्रतिभा यहां व्यर्थ जा रही है, तू कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो मुझे ज्ञान देना चाहता था, उसने मुझे ज्ञान देने का निश्चय कर लिया था कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में एक प्रतिभा जो है वो बर्बाद हो रही है, जो मैं काम कर रहा हूं वो काम किसके लिए था, फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, ये काम तो केवल नाइयों का था, नाइयों का ये काम जो है वो मैं यहां बैठ करके कर रहा था, या फिर जो विक्ट पर्संस थे, जो अच्छे लोग नहीं थे, उनका ये काम था, वो काम मैं कर रहा था उनके नजरिए में, उस बॉय के नजरिए में। आगे इसलिए क्या करा है, सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, इसलिए मैं प्रार्थना करता रहता था, सोन आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना करता रहता था कि क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, ये क्राउड शूटिंग है ना, ये चलती रहे, पूरे दिन चलती रहे, ये भीड़ की जो शूटिंग होनी है ना, ये पूरे दिन चलती रहे, ताकि क्या होगा, ताकि बॉय जो है ना, ऑफिस बॉय, ये पूरे दिन बिजी रहेगा, क्योंकि उसका काम क्या था, भीड़ को तैयार करना, तो अगर पूरे दिन अगर ये क्राउड शूटिंग चलती रहे, अगर भीड़ की शूटिंग चलती रही, तो ये बॉय जो है वो लगातार अपने काम में लगा रहेगा, ताकि इसको टाइम नहीं मिलेगा, और अगर इसको टाइम नहीं मिला तो ये मुझे सलाह देने के लिए नहीं आएगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, और इसमें जरा भी अगर उसे टाइम मिल जाता था तो मैं अपने आप को उसके एपिक से, एपिक का मतलब ऐसे तो महाकाव्य होता है, लेकिन यहां पर उसके भाषण से है कि मैं इतने लंबे लंबे उसके भाषण से बच नहीं सकता था। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, और निराशा की सभी दशाओं में, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण होता है, वैसे तो उदाहरण पर दशा,
ठीक है, कि निराशा की दशा में, जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो उस निराशा की दशा में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कन्वर्टली। तो क्या होता है कि निराशा की दशा में कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की तरफ, उसका जो गुस्सा होता है ना, वो एक व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, एक व्यक्ति की तरफ निर्देशित हो जाता है, या तो ओपनली, या तो खुले तौर पर आप उस पर गुस्सा करेंगे, और या फिर आप कन्वर्टली मतलब गुप्त रूप से, ठीक है ना, मतलब कैसे भी करके उस समय हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति पर हो जाता है। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो ये व्यक्ति था ना, कौन, वो जो बॉय, वो जो ऑफिस बॉय जो था, ये किसी न किसी तरीके से उसे विश्वास हो गया था, है ना। कन्विंस का मतलब होता है उसे भरोसा हो गया था, कन्विंस का मतलब होता है उसे विश्वास हो गया था, उसे विश्वास हो गया था दैट ऑल हीज वूज, वूज का मतलब होता है बच्चों दुख, है ना, वूज का मतलब होता है दुख, परेशानी, ऑल इज वूज, इग्नोमिटी, इग्नोमिटी का मतलब होता है उसको नकार देना या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एंड नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है उसे नकार देना, वर ड्यू टू कोचमंगलम सुब्बू। तो ये उसकी जितनी भी परेशानी, उस ऑफिस बॉय की जितनी परेशानी थी, जिस उसकी तकलीफ थी, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, उस सब का कारण कौन था? उस सब का कारण था कोचमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। ये कोटमंगलम सुब्बू कौन था भाई? तो ये कोटमंगलम सुब्बू जो है ये जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का आदमी था, ठीक है। तो ये नंबर 2 का आदमी था, इसकी वजह से ये ऑफिस बॉय ये मानता था कि इस आदमी की वजह से मैं परेशानी झेल रहा हूं। नेक्स्ट आगे देखो क्या कहा है कि ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय। अब बात करते हैं इस सुब्बू की। ये जो सुब्बू है ना, ये यहाँ पे आया है सुब्बू के लिए बच्चों। तो इस सुब्बू कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग। इसने फिल्म में, है ना, फिल्म में इसने कोई ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत नहीं करी थी। किससे? हमारे इस मेकअप बॉय, जो हमारा जो ये ऑफिस बॉय था, इस ऑफिस बॉय से ज्यादा उत्साहवर्धक, एनकरेजिंग का मतलब होता है उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक, तो उत्साहवर्धक, कोई ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत उसने नहीं करी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। इसके विपरीत अगर बात करें तो उल्टा इसको क्या होता था कि ये जो नंबर 2 पर जो भी पहुंच गया है सुब्बू, इसको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। अनिश्चित समय, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, है ना, अनिश्चित। तो एक तरीके से अगर देखें तो इसे ज्यादा अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था। डिफिकल्ट टाइम्स, एक डिफिकल्ट, कठिन समय इसे देखना पड़ा था। फॉर व्हेन ही बिगैन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। क्योंकि जब उसने शुरुआत करी थी उस समय कोई भी व्यवस्थित तरीके से स्थापित स्टूडियो नहीं हुआ करता था, या फिल्म स्टूडियो इस तरीके से नहीं होता था। कोई भी फिल्म बनाने का ऐसा जो है वो कंपनी उस समय नहीं थी, इसलिए इसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, जहां तक शिक्षा की बात है, यहां पे देखो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है बच्चों। एक तरफ सुब्बू जो कि नंबर 2 पर पहुंच गया है उस जेमिनी स्टूडियो में, और दूसरी तरफ है वो ऑफिस बॉय जो कि एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा है, जो भीड़ को तैयार करने की जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। तो यहां पे बात ये हो रही है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए कह रहा है कि अगर एजुकेशन की हम बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष करके अगर औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें, है ना, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जैसे स्कूल जाकर के हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं कक्षा वाइज, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे। तो अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय। मतलब सुब्बू वो जो ऑफिस बॉय था, उस ऑफिस बॉय से ज्यादा कोई विशेष उसने एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण। लेकिन एक गुण था उसमें, वो गुण क्या था? वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। थोड़ा सा अब यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यंग्य कर रहा है लेखक, है ना, अ वर्च्यू इंडीड। इसे वास्तव में सद्गुण कह सकते हैं। क्या सद्गुण? कि उसका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और यही कारण था, ब्राह्मण था इसलिए वो जल्दी प्रोग्रेस कर सका। बाकी वो किसी भी दृष्टिकोण से उस ऑफिस बॉय से ज्यादा हायर नहीं था, ना तो उसका एजुकेशन ऐसा था, न उसमें कोई ऐसी विशेष प्रतिभा थी। he must have had exposure to more affluent situations
एंड पीपल। बस ये था कि उसके सामने कुछ समृद्ध दशाएं रही थी, कुछ अच्छी दशाएं रही थी कि वो आगे बढ़ पाया। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। एक फिल्म जो कि फ्लॉप हो चुकी थी, उस फ्लॉप फिल्म को बनाने का उसने काम किया था, सफलता नहीं मिली उसे। उसके बावजूद भी हमेशा ये जो सुब्बू था ना, सुब्बू कोटमंगलम सुब्बू, ये हमेशा खुश रहा करता था। ये उसमें एक विशेष चीज जो है वो देखी जाती थी कि वो हर परिस्थिति में खुश रहता था। नेक्स्ट, ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी। हमेशा उसके पास किसी न किसी के लिए काम हुआ करता था, कोई ना कोई काम उसके पास जरूर होता था। ही हैड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। वो खुद काम कभी नहीं करता था, वो खुद कभी भी काम नहीं करता था, बस हर काम सभी दूसरों से करवाता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, कंप्लीट जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले एक पार्ट कंप्लीट किया और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो आपके कंप्लीट नोट्स भी हमने इसके बना रखे हैं, हमने इसके पॉइंट वाइज समरी भी बना रखी है, इसके एमसीक्यूज, इसके क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें हमारे ऐप में आपको मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, RISE राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स, पॉइंट वाइज समरी, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोस, ऑनलाइन टेस्ट और सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपकी जो ग्रामर है, दोनों बुक्स और इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। और इस ग्रामर के अलावा फिर आपका जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, GRAMMAR है ना, MMAR, तो ग्रामर के अलावा बाकी भी हमारे जो कोर्सेज हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, वो सारे के सारे कोर्सेज, उसमें भी सारे चैप्टर वाइज वही नोट्स और फिर वीडियोस और MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट, सब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और जो कोर्स है ना, प्रत्येक कोर्स की प्राइस है ओनली 99 रुपये बच्चों, केवल 99 रुपये पूरा कोर्स मिलेगा आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और हमारा एक नंबर है, जिसे नोट कर लीजिए आप, नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9079622989। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।